हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ललिता। आप सुन रहे हैं भूतिया कहानी ललिता की जुबानी। सोचो, अगर एक दिन आपकी पत्नी आपको छुप छुप कर देखना शुरू कर दे, पहले दरवाजे के पीछे से, फिर रात के 2 बजे फर्श के नीचे से, और एक दिन जब आप शावर में हो, वो चुपचाप पर्दे के पीछे से आपको घूर रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है। डरावनी बात ये है कि वो कहती है, मैं तो कहीं गई ही नहीं। तो फिर आपको हर जगह देख कौन रहा है? मेरी पत्नी लिन और मैं पिछले 6 साल से साथ हैं और हमारी शादी को 11 महीने हो चुके हैं। हमारी पूरे रिश्ते के दौरान सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा है और मैंने कभी भी उसमें कोई अजीब व्यवहार या रेड फ्लैग नहीं देखा। मैं इस बात पर बहुत जोर देना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला उसके स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ है। लिन बहुत ही दयालु, समझदार और विचारशील इंसान है। वो हमेशा से एक सीधी साधी, गंभीर और बिना किसी बकवास वाली लड़की रही है। बचकानी हरकतें करना या मुझे डराने की कोशिश करना, ये सब उसके स्वभाव में कभी नहीं रहा। उसे हॉरर फिल्में भी पसंद नहीं हैं। जब हम पहली बार डेटिंग कर रहे थे तो उसने सिर्फ इसलिए मेरे साथ द शाइनिंग देखने के लिए हाँ कहा क्योंकि उसे पता था कि मुझे हॉरर बहुत पसंद है। लेकिन वो इतनी डर गई कि आधे फिल्म भी नहीं देख पाई और हमें उसे बंद करना पड़ा। उसे किसी भी तरह की डरावनी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने कभी भी कोई प्रैंक नहीं किया। ये बस उसका स्वभाव नहीं है और यही बात इस पूरे मामले को इतना अजीब बनाती है। मुझे ये भी जोड़ना चाहिए कि उसे कभी कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या नहीं रही और जहाँ तक मुझे पता है उसके परिवार में भी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि कुछ लोग अपनी मानसिक समस्याओं को छुपा सकते हैं, लेकिन 6 साल में मुझे कम से कम कोई एक संकेत तो दिखाई देता ही। 2 महीने पहले की बात है। मैं किचन में अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था। उस सुबह मुझे थोड़ी देर हो रही थी और मुझे पता था कि मैं अपनी रोज़ की डंकिन डोनट्स वाली कॉफ़ी नहीं ले पाऊंगा। मैंने कॉफ़ी का एक घूंट लिया और जल्दी जल्दी हॉलवे से होकर दरवाजे की ओर जा रहा था। तभी मेरी नज़र सामने पड़े एक कोने पर गई और वहाँ मैंने लिन को मुझे झांकते हुए देखा। मुझे सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी और उसके लंबे काले बालों की एक लट जो दीवार के साथ लटक रही थी। उसका बाकी पूरा शरीर उस कोने के पीछे छुपा हुआ था। मैं इतना चौंक गया कि मेरे हाथ से कॉफ़ी गिरते गिरते बच गई। मेरे होंठ भी जल गए। अरे यार लिन, मैंने कहा अपने पैंट पर गिरी कॉफ़ी की बूंदों को पोंछते हुए, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। जैसे ही मैंने ये कहा वो तुरंत गायब हो गई, जैसे कोई बच्चा पकड़े जाने पर छुप जाता है। उसके भागने की आवाज़ सुनी। वो लिविंग रूम की तरफ भाग गई थी और जब तक मैं दरवाजे तक पहुंचा वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ये बहुत अजीब था और जैसा मैंने कहा बिल्कुल उसके स्वभाव के खिलाफ था। लेकिन मुझे ये थोड़ा मज़ेदार भी लगा कि वो थोड़ी प्लेफुल हो रही थी, थोड़ी कम गंभीर। मैं जाते जाते उसे आवाज़ लगाई कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मजाक में उसे वियर्डो कहा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा बंद किया मुझे उसकी हंसी सुनाई दी। उसका व्यवहार थोड़ा अजीब था, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी पंडित या पादरी को बुलाना पड़े। मैं इसे दोपहर तक भूल गया और जब घर वापस आया तो वो पूरी तरह सामान्य थी। मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा और उसने भी नहीं, और जिंदगी आगे बढ़ती रही। अगली घटना 3 दिन बाद हुई। करीब रात के 2 बजे का समय था और मैं पानी पीने के लिए उठा। मैं किचन आइलैंड के पास खड़ा था, हाथ में जूस का जग था। तभी अचानक मुझे बहुत तेज एहसास हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। किसी अजीब कारण से मैंने नीचे फर्श की तरफ देखा और जो मैंने देखा वह मेरी पत्नी का मुस्कुराता हुआ चेहरा था जो मुझे घूर रहा था। वो किचन आइलैंड की दूसरी तरफ से झांक रही थी, नीचे से ऊपर मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखें चौड़ी और बिना पलक झपकाई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब खतरनाक मुस्कान थी। मैं चीख पड़ा, इस बार गुस्से से नहीं, डर से। उस पल मैं सच में डर गया था। मेरी चीख सुनते ही लिन पीछे हट गई और चारों हाथ पैरों के बल किचन से बाहर चली गई। उसके हाथ और पैरों की आवाज़ टाइल्स पर साफ सुनाई दे रही थी। मैं उसके पीछे नहीं गया, मैंने उसे आवाज़ भी नहीं लगाई। मैं बस वहीं खड़ा रह गया, पूरी तरह शॉक में, ये सोचते हुए कि आखिर उसके अंदर क्या आ गया है। मुझे वापस ऊपर जाने में काफ़ी समय लगा, लेकिन आखिरकार मैं गया। जब मैं बेडरूम में पहुंचा तो लिन बिस्तर पर लेटी हुई थी, सो रही थी, या कम से कम सोने का नाटक कर रही थी। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, उसकी सांसों को देखता रहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो सच में सो रही है।
मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही मैं बिस्तर में जाऊंगा वो अचानक मुझ पर झपट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बिस्तर पर लेट गया और वो हिली तक नहीं। उसकी सांसें धीमी और गहरी थीं और मैं सोचने लगा कि शायद मैंने ये सब सपना देखा था। अगली सुबह मैं उसका इंतजार करता रहा कि वो नीचे आए और कॉफ़ी पिए। जब वो आई तो मैंने उसे एक कप दिया और उसके गाल पर किस किया। फिर मैंने सोचा कि उससे पिछली रात के बारे में पूछ ही लेता हूँ। कल रात वो क्या था? मैंने हल्के अंदाज में पूछा ताकि वो शर्मिंदा या असहज ना हो। वो अपनी कॉफ़ी के कप के ऊपर से मुझे देखती हुई भौएं सिकोड़ने लगी, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तुम फिर से मुझे देख रही थी वहाँ से, मैंने कहा और किचन आइलैंड के पास फर्श की तरफ इशारा किया। उसने मेरी उंगली के इशारे को देखा और फिर मेरी तरफ वापस देखा और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो इतनी ज़ोर से हंस रही थी कि मैं भी हंसने लगा, चाहे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें मजाक क्या था। तुम कभी कभी मुझे बहुत डराते हो, पता है, मैंने कहा। वो खिलखिलाई, अपना कप काउंटर पर रखा और मेरे गले में हाथ डालकर मुझे गले लगा लिया। तुम तो मुझे हर समय डराते हो, तो अब हम बराबर हैं, उसने मजाक में कहा। हमने एक दूसरे को अलविदा कहा और काम पर निकल गए, लेकिन पूरे रास्ते में यही सोचता रहा कि कल रात मैंने जो देखा था वो कितना अजीब और डरावना था। वो जिस तरह नीचे से मुझे घूर रही थी और जिस तरह चारों हाथ पैरों पर भागी थी, मैं खुद को यही समझाता रहा कि वो बस मजाक कर रही है, शायद मेरे हॉरर के शौक में शामिल होने की कोशिश कर रही है। मैं उससे डरता नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। धीरे धीरे मैंने उसे बार बार मुझे झांकते हुए देखना शुरू किया। कभी वो सोफे के पीछे से झांकती, कभी लिविंग रूम के पर्दों के पीछे से। एक बार तो उसने हद ही कर दी। वो हमारे बेड के नीचे रखे उसके दादी के पुराने ट्रंक के अंदर घुस गई थी। अगर उस ट्रंक के पुराने हिंजेस आवाज़ ना करते तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि वो अंदर है। उसने ढक्कन को थोड़ा सा खुला रखा था, इतना कि उसका आधा चेहरा दिखाई दे, और वो मुझे देख रही थी, एक अजीब उत्साहित मुस्कान के साथ, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी खेल में बहुत मज़ा ले रहा हो। ये सब बेहद डरावना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहूँ। मैं बस उसे घूरता रह गया। जब आखिरकार मैं कुछ बोल पाया तो मैंने उससे पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस धीरे धीरे ढक्कन बंद करने लगी और खुद को उस ट्रंक के अंदर बंद कर लिया। मैं बस वहाँ से चला गया, मन में एक अजीब डर और बेचैनी लेकर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन ये साफ था कि उसे इसमें मज़ा आ रहा था। मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि वो जल्द ही इस खेल से बोर हो जाएगी। अगले 2 हफ्तों तक उसने मुझे एक बार भी नहीं झांका। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद अब वो रुक गई है, और सच कहूँ तो मुझे राहत मिली। एक रात हम नेटफ्लिक्स पर कुछ देख रहे थे। मैंने मजाक में कहा, आजकल तुम मुझे झांकती नहीं हो, लगता है तुमने अपना स्पाई गेम छोड़ दिया। उसने मेरी तरफ देखा हल्की मुस्कान के साथ और कहा, शायद मैं इसमें और बेहतर हो गई हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी बात मेरे दिमाग में अटक गई। क्या वो अभी भी मुझे देख रही थी? बस मुझे पता नहीं चल रहा था। अगर हाँ, तो क्यों? वो ऐसा क्यों कर रही थी? अगले कुछ दिनों तक मैं हर समय परेशान रहने लगा। मैं हर कोने को चेक करता, हर दरवाजे के पीछे देखता। मुझे हर समय लगता कि कोई मुझे देख रहा है। मैं खुद को पागल जैसा महसूस करने लगा था। लेकिन कुछ हफ्तों बाद जब कुछ भी नहीं हुआ तो मैं धीरे धीरे शांत होने लगा। मैंने खुद को समझाया कि ये सब सिर्फ एक बुरा अनुभव था और मैंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिन पहले सब कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। लिन अपनी एक दोस्त के घर गई थी और मैं घर पर अकेला था। मैंने सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर गेम खेला। करीब 9 बजे मैं शावर लेने गया। मैं अपने बालों से साबुन धो रहा था। तभी वही एहसास कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो मैंने देखा उसने मेरी जान ही निकाल दी। लिन शावर के पर्दे के पीछे से अपना पूरा सिर अंदर डालकर मुझे देख रही थी। उसका शरीर बाहर था, लेकिन उसका सिर पूरा अंदर। उसके लंबे बाल पर्दे से चिपके हुए थे, उनसे पानी टपक रहा था। उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में खुला हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और ऐसे जैसे उसने बहुत देर से पलक नहीं झपकाई हो। मैं जोर से चिल्लाया और पीछे की दीवार से टकरा गया, लेकिन वो हिली भी नहीं। उसकी मुस्कान जरा भी नहीं बदली। उसका मेकअप बह चुका था, उसके गालों पर काले धब्बे बन गए थे।
वो पागल लग रही थी और मैं डर के मारे कांप रहा था। हम कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहे, मैं शावर के अंदर और वो बाहर। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। समय जैसे रुक गया था। फिर धीरे धीरे वो अपना सिर शावर के अंदर से बाहर खींचने लगी। मैंने पर्दे के पार उसकी धुंधली परछाई देखी। वो पीछे की तरफ बढ़ रही थी, बाथरूम के दरवाजे की तरफ। और अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ, इतनी ज़ोर से कि आईना हिल गया। मैं फिर से चीख पड़ा। मैं तुरंत शावर से बाहर कूदा और जाकर बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया। मैं पूरे 1 घंटे तक वहीं अंदर बंद रहा। शायद कुछ लोगों को लगे कि मैंने ज़्यादा रिएक्ट किया, लेकिन चाहे मजाक था या नहीं, मैं अब और ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाला था। मैं बाथरूम में इधर उधर चक्कर काटता रहा, हर कुछ मिनट में दरवाजे के पास जाकर सुनता। अचानक मुझे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपना कान दरवाजे से लगा दिया, लेकिन कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। फिर भी मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था कि लिन दरवाजे के बाहर खड़ी है और अपनी इस हरकत पर हंस रही है। मुझे गुस्सा आने लगा। मैं अब डर से ज़्यादा गुस्से में था। क्या बकवास है ये लिन, मैं चिल्लाया। ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने इंतज़ार किया कि वो कुछ बोले, माफ़ी मांगे या मुझे उल्टा कुछ कहे, लेकिन कुछ नहीं। फिर मुझे एक बहुत धीमी कराह जैसी आवाज़ सुनाई दी, इतनी धीमी कि मुझे खुद शक हुआ कि मैंने सच में सुना भी या नहीं। और फिर पूरा सन्नाटा। लिन, मैंने डरते हुए पुकारा। कोई जवाब नहीं, बस मेरी अपनी सांसों की आवाज़। बस करो ये सब, मैंने फिर चिल्लाया और दरवाजे पर हाथ मारा। मैं उम्मीद कर रहा था कि वो गुस्सा होगी, कुछ बोलेगी, लेकिन कुछ नहीं। अब मैं सच में डर गया था, अपने ही घर में, अपनी ही पत्नी से। मैंने करीब 30 मिनट और इंतज़ार किया। हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि मैं पूरी रात बाथरूम में छुपकर नहीं बिताऊंगा। मैं घुटनों के बल बैठा और दरवाजे के नीचे से बाहर देखने लगा। मुझे उम्मीद थी कि शायद उसका चेहरा दिखे, लेकिन कुछ नहीं था। मैं सीधा हॉलवे देख पा रहा था, सीढ़ियों तक, लेकिन लिन कहीं नहीं थी। मैं कुछ मिनट वहीं देखता रहा, उम्मीद करता रहा कि शायद वो सीढ़ियों से झांकती दिखे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं खड़ा हुआ, मेरे हाथ दरवाजे के हैंडल पर कांप रहे थे। मैंने धीरे से लॉक खोला और दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि अचानक वही कराहने की आवाज़, लेकिन इस बार थोड़ी तेज़। और इस बार मुझे पता चल गया कि वो कहाँ से आ रही थी। मैंने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और मेरी नज़र क्लोजेट के दरवाजे पर गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था और उसके अंदर से लिन मुझे देख रही थी। उसकी आंखें पहले से भी ज़्यादा चौड़ी थीं और उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में खुला हुआ था। मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। मैं इतना डर गया था कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकली। उसके हाथ उसकी छाती के पास जुड़े हुए थे और उसका पूरा शरीर खुशी से कांप रहा था, जैसे वो इस पल का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रही हो। उसके गले से एक अजीब सी कच्ची कराह निकल रही थी, जिससे मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और बाथरूम का दरवाज़ा खोला और भागा, पूरी ताकत से, सीढ़ियों से नीचे। मैंने टेबल से अपनी चाबियां और फ़ोन उठाया और घर से बाहर भाग गया। मैंने पीछे से उसकी हंसी सुनी, तेज़ चुभती हुई हंसी, लेकिन मुझे उसके कदमों की आवाज़ नहीं आई। वो मेरे पीछे नहीं आ रही थी, या शायद मैं सुन नहीं पा रहा था। मैं कार में बैठा और पूरी रफ्तार से वहाँ से निकल गया। मैं सीधे अपने भाई क्रिस के घर गया, करीब 40 मिनट दूर। जब मैं उसके घर पहुँचा तभी मैंने अपना फ़ोन देखा। लिन ने 4 बार कॉल किया था और कई मैसेज भेजे थे, सब एक जैसे। तुम कहाँ हो? तुम ऐसे क्यों चले गए? प्लीज़ जवाब दो। मैं गुस्से में था। मैंने फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंक दिया। मेरे भाई और उसकी पत्नी मुझे देखकर हैरान थे, खासकर इस हालत में, सिर्फ बॉक्सर पहने, बाल गीले, नंगे पैर। उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, कपड़े दिए और पूछा कि क्या हुआ। मैंने बस इतना कहा कि हमारा झगड़ा हुआ है। मैं उन्हें सच नहीं बता पाया, क्योंकि कौन मानेगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें इस तरह डराती है और इस हद तक। मैं सोफे पर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार जब मैं आंख बंद करता मुझे वही चेहरा दिखता, क्लोजेट के अंदर से, मुस्कुराता हुआ। और तब मुझे एहसास हुआ कि वो पूरी रात बाथरूम में थी ही नहीं, वो क्लोजेट में छुपी हुई थी, पूरे समय मेरे साथ।
उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। क्रिस ने मुझे एक स्लीपिंग पिल दी, तब जाकर थोड़ी नींद आई, लेकिन मेरे सपने भी उसी से भरे हुए थे। हर जगह लिन का चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें। मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गया। मेरा शरीर दर्द कर रहा था और दिमाग पूरी तरह थका हुआ था। मुझे पता था कि मुझे लिन को कॉल करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानता था कि क्या कहूँ। मैं तब तक घर वापस नहीं जाने वाला था जब तक वो मुझे ये वादा ना करे कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे बस मेरी पुरानी लिन वापस चाहिए थी, वही गंभीर, सीधी, जो मुझे अब सबसे ज़्यादा सुरक्षित लगती थी। मैं यही सोच रहा था कि अचानक वही एहसास कि कोई मुझे देख रहा है। मैं छत को घूर रहा था, मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था। मैं नज़रें हटाना नहीं चाहता था, लेकिन जितना मैं उस एहसास को नज़रअंदाज करता, वो उतना ही बढ़ता जा रहा था। आखिरकार मेरी नज़र खुद ब खुद घूम गई और जो मैंने देखा वो मेरी रूह तक हिला गया। लिन खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा कांच से चिपका हुआ था। वो मुझे घूर रही थी, वही चौड़ी आंखें, वही डरावनी मुस्कान। उसके मुंह से लार बह रही थी, जो कांच पर 2 लंबी धारियों की तरह नीचे गिर रही थी। मुझे नहीं पता वो कितनी देर से वहाँ खड़ी थी, लेकिन कुछ अंदर से कह रहा था कि वो काफ़ी देर से मुझे देख रही थी। शायद पूरी रात। मैं इस बार चिल्लाया नहीं, डर से ज़्यादा मुझे गुस्सा आ गया था। मैं सोफे से उठा और जाकर खिड़की पर हाथ मारा। लिन, क्या तुम पागल हो गई हो? मैं चिल्लाया। क्या हो गया है तुम्हें? घर जाओ अभी। लेकिन वो हिली तक नहीं। उसकी मुस्कान ज़रा भी नहीं बदली। अगर कुछ बदला तो वो और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई। तभी मुझे ऊपर से आवाज़ सुनाई दी। क्रिस और उसकी पत्नी रेबेका नीचे आ रहे थे। जैसे ही लिन ने उनकी आहट सुनी, उसका सिर हल्का सा उनकी दिशा में झटका और उसने धीरे धीरे अपना मुंह बंद करना शुरू किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, क्रिस और रेबेका सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। जब मैं वापस खिड़की की तरफ मुड़ा, लिन गायब थी। सिर्फ कांच पर उसकी लार की 2 धारियां रह गई थीं। मैंने उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश की कि कैसे वो खिड़की के बाहर खड़ी थी, मुझे देख रही थी, लेकिन वो थोड़े शक में थे, क्योंकि कोई भी होता तो ऐसा ही सोचता। हम बाहर गए खिड़की के सामने, लेकिन कोई पैरों के निशान नहीं थे, बस एक हल्का सा निशान। क्रिस ने कहा, शायद कोई जानवर होगा। मैंने कुछ नहीं कहा। वे दोनों यही सोच रहे थे कि मैंने सपना देखा था, लेकिन मैं जानता था कि वो सपना नहीं था। मैंने उस दिन ऑफिस नहीं गया और अपना फ़ोन बंद कर दिया। मैं लिन से बात नहीं करना चाहता था। मैं उससे डर रहा था। मुझे सच में लगने लगा था कि उसके अंदर कुछ बहुत गलत हो गया है, कुछ ऐसा जो शायद ठीक नहीं हो सकता। ये सोचकर मेरा दिल टूट रहा था। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन मैं उसके साथ कैसे रह सकता था अगर मैं हर समय डरता रहूं? मैंने सुबह का ज़्यादातर समय रोते हुए बिताया। दोपहर तक मैंने फैसला किया कि मुझे उससे बात करनी चाहिए, उसे एक मौका देना चाहिए। आखिर हम 6 साल साथ रहे थे। मैंने फ़ोन ऑन किया, उसके बहुत सारे मैसेज थे। क्या हम बात कर सकते हैं? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ कॉल करो, मैं बहुत परेशान हूँ, घर वापस आ जाओ। सब मैसेज एक जैसे थे, लेकिन एक भी मैसेज में उसने ये नहीं कहा कि वो क्या कर रही थी। उसने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और यही बात मुझे और डराने लगी, क्योंकि लिन तो छोटी छोटी बातों पर भी लंबा लंबा मैसेज लिखती थी। ये उसकी आदत थी, लेकिन अब वो बस छोटे छोटे मैसेज भेज रही थी, जैसे वो वही इंसान ही नहीं रही। मुझे पता है दूर से देखने पर ये सब बचकाना लग सकता है, लेकिन अगर आपने वो सब देखा होता तो आप भी डर जाते। मैंने एक और रात क्रिस के घर बिताई। अगली सुबह मैं देर से उठा और शुक्र है मुझे खिड़की पर उसका चेहरा नहीं दिखा। मैं ज़्यादा दखल नहीं देना चाहती, लेकिन क्या ये सब ठीक हो सकता है? रेबेका ने मुझसे पूछा। उसने हमारे लिए सैंडविच बनाया था और वो धीरे धीरे बात शुरू करना चाहती थी। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, वो बदल गई है। मैंने सच्चाई पूरी नहीं बताई, मैं अभी भी तैयार नहीं था। लोग बदलते हैं बेन, लेकिन वो अभी भी वही लड़की है जिससे तुमने शादी की है, रेबेका ने कहा। शायद तुम दोनों को बस बात करने की ज़रूरत है। मैंने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि बात करने से कुछ होगा, मैं अब उस पर विश्वास नहीं करता। ये कहते हुए मुझे खुद बहुत बुरा लगा। लिन तुमसे प्यार करती है, वो बहुत दुखी होगी, मैंने धीरे से जवाब दिया। मुझे नहीं लगता। रेबेका ने मेरी तरफ देखा और बोली, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। आज सुबह जब वो आई थी, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या? मैंने घबराकर पूछा। तुमने उसे देखा? रेबेका ने आराम से सिर हिलाया। हाँ,
वो आज सुबह आई थी। मैंने कांपते हाथों से कार स्टार्ट की। इंजन की आवाज़ उस खामोशी में बहुत तेज़ लग रही थी। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी बाहर निकल आएगा। क्रिस मेरे बगल में बैठा था। फ़ोन अभी भी उसके हाथ में था। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब वो पुलिस से बात कर रहा था। हाँ, वो पागल हो गई है। उसके हाथ में कांच है। उसने मेरे भाई को चोट मारी है। मैंने रियर व्यू मिरर में बार बार देखा। मुझे यकीन था, पूरा यकीन, कि मैं उसे देखूंगा। लिन चारों हाथ पैरों पर सड़क पर दौड़ती हुई। लेकिन वो वहां नहीं थी। और शायद यही सबसे डरावनी बात थी। हम सीधे अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने मुझे तुरंत अंदर ले लिया। मेरी बाजू से खून लगातार बह रहा था। दर्द अब महसूस होने लगा था। गहरा कट है, डॉक्टर ने कहा। उन्होंने 11 टांके लगाए मेरी बाजू पर और 3 टांके मेरी पीठ पर। हर टांका लगते वक्त मुझे उसका चेहरा याद आ रहा था। वो मुस्कान, वो आंखें, जैसे वो मुझे मारना नहीं चाहती थी, जैसे वो खेल रही थी। पुलिस आई। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे। आपकी पत्नी का कोई मानसिक इतिहास? क्या उसने पहले कभी ऐसा व्यवहार किया है? क्या उसने किसी को पहले नुकसान पहुंचाया है? मैं हर सवाल का एक ही जवाब देता रहा, नहीं, क्योंकि सच यही था, वो ऐसी नहीं थी, कभी नहीं थी। पुलिस फिर हमारे घर गई। उन्होंने हर जगह तलाश की, लेकिन लिन वहां नहीं थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। उन्होंने मुझे सलाह दी, आप कुछ दिनों के लिए कहीं और रुकिए, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल कीजिए, उससे दूरी बनाए रखिए। मैं बस सिर हिलाता रहा, लेकिन अंदर से मुझे पता था ये सब बेकार है। मैंने क्रिस को उसके घर छोड़ा। वो बार बार कह रहा था, तू मेरे साथ ही रुक जा। लेकिन मुझे नहीं रुकना था, मुझे भागना था, जितना दूर हो सके। मैं एक मोटेल में आकर रुका, शहर से करीब 1 घंटा दूर। एक छोटा सा कमरा, पीली रोशनी, पुराना बिस्तर और दीवारों में अजीब सी गंध। लेकिन उस वक्त वो मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह थी, या मैं यही सोच रहा था। मैं पिछले 4 घंटे से यहीं हूँ। दरवाज़ा बंद, चेन लगी हुई, खिड़की बंद। मैं हर कुछ मिनट में उठकर चेक करता हूँ, दरवाज़ा, खिड़की, बाथरूम, सब कुछ। मैंने सोचा शायद पुलिस उसे ढूंढ लेगी, शायद वो उसे पकड़ लेंगे, उसे मदद मिलेगी, शायद मेरी पत्नी वापस आ जाएगी। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 40 मिनट पहले मुझे एक मैसेज आया, एक अनजान नंबर से। सिर्फ 3 शब्द थे, आई फाउंड यू। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे धीरे उस मैसेज को खोला और उसके साथ एक फ़ोटो थी। वो फ़ोटो अंधेरी थी, धुंधली थी, लेकिन मुझे तुरंत समझ आ गया वो क्या है। वो मेरी पत्नी की आंख थी। वो कैमरे के बहुत करीब थी, इतनी करीब कि उसकी आंख पूरी स्क्रीन भर रही थी। वो मुझे देख रही थी। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा। धीरे धीरे डर फिर से मेरे अंदर भरने लगा। मैं अकेला हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे फिर से वही एहसास हो रहा है, वही जो हर बार होता था जब वो मुझे देख रही होती थी। मैं ये सब लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता अब क्या करना है। मैं डर गया हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताओ मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे यकीन है वो यहीं कहीं है और वो मुझे देख रही है। समाप्त। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कल मिलते हैं नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें।